सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो देखो, हमने चांदनी रात एक कविता पढ़ी है ना, तो आज हम इस कविता का स्वाध्याय देखते हैं। तो स्वाध्याय में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तर किस तरह से लिखने आवश्यक है, और ये जानने के लिए हम अब स्वाध्याय देखते हैं। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है उसमें संजाल। तो देखो, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना, ये प्रश्न है। तो इस तरह प्रश्न पूछा जाता है। आपके किताब में एक प्रश्न दिया गया है। तो देखो, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। तो इसका उत्तर है, सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना, पृथ्वी द्वारा मोती छितराया जाना, मोतियों से संध्या का रूप छलकना, सूर्य का संध्या को मोतियाँ देना। ये इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस प्रकार लिखना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, चांदनी रात की विशेषताएं। यानी चांदनी रात ये जो कविता है, इस कविता में चांदनी रात की क्या विशेषताएं मैथिली शरण गुप्त जी ने बताई है, तो वह विशेषताएं यहाँ पर लिखनी आवश्यक है। तो विशेषताएं है, किरणों का खेलना, स्वच्छ चांदनी, हरी घास का लहराना, मंद पवन के झोंके, स्वच्छंद सुमंद गंध, हर्षित दिशाएं, ये चांदनी रात की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, नियति नटी के कार्य का ढंग। यानी नियति नटी किसे कहा है इस कविता में? प्रकृति को। तो प्रकृति का कार्य करने का ढंग किस प्रकार का है, ये यहाँ पर लिखना आवश्यक है। तो इसका उत्तर है, एकांत भाव और शांत और चुपचाप। ये 2 पॉइंट इसके लिखने आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी की 2 चीज़ें। तो इसका उत्तर है, पर्णकुटी और स्वच्छ शीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो देखो, पंक्तियां है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ये प्रश्न है। तो ये जो पंक्तियाँ कविता की दी है, इन पंक्तियों का सरल अर्थ यहाँ पर लिखना आवश्यक है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियाँ में कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित चांदनी रात कविता में से ली है। प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ पंचवटी खंडकाव्य का एक अंश है। कवि ने पंचवटी की अप्रतिम शोभा का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणों का प्रतिबिंब जल पर पड़ रहा है और धरती पर भी अपनी रूपहली आभा बिखरे हुई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जल थल में खेल रही है। धरती और आकाश में चारों ओर स्वच्छ चांदनी अपना शुभ्र प्रकाश बिखरे रही है। चांदनी रात के इस मनोहारी दृश्य से आनंदित होकर प्रकृति हरे पत्ते अपना आनंद प्रकट कर रही है। मंद पवन के झोंकों से आनंदित होकर मस्ती में पेड़ झूम रहे हैं। तो इन पंक्तियों का इस प्रकार भावार्थ लिखना आवश्यक होता है। उसी में से दूसरा प्रश्न है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो इन पंक्तियों का सरल अर्थ यहाँ पर लिखना आवश्यक है। तो इसका अर्थ है, कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने रचित चांदनी रात के माध्यम से चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई
रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चांदनी गजब की निर्मल है और कितनी निस्तब्ध शांत है। इस पवित्र वातावरण में बहती मंद पवन स्वच्छंद सुगंध बिखेर रही है। कोई ऐसी दिशा नहीं है जिस दिशा में आनंद का माहौल न हो। सर्वत्र आनंद ही आनंद है। इस शांत और स्थिर वातावरण में नियति नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चल रहे हैं, परंतु वही अपने कार्यकल्पों से प्रकृति की शांति भंग न कर शांत और एकांत भाव से कार्यरत हैं। यानी नियति नटी जो है वह अपना कार्य शांत और एकांत चुपचाप कर रही है। ये इन पंक्तियों का सरल अर्थ है। अगला प्रश्न है, देखो, दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता बनाकर काव्य मंच पर प्रस्तुत कीजिए। इस तरह का प्रश्न है आपके स्वाध्याय में। तो शब्द दिए आपको तारे, आकाश, पर्वत, नदी और पृथ्वी। तो इन 5 शब्दों का प्रयोग करके आपको कविता बनानी है। तो आइए देखते हैं कविता। नीले आकाश में जगमग तारे, हंसते मुस्काते अनुपम न्यारे। पर्वत पर चांदनी बिखेरती आभा, पृथ्वी की गोद में छाई है शोभा। नदी भी उछलती बटोरती मोती, रजनी के गीत कल कल कर गाती। तो इस प्रकार आप जो भी आपको पसंद आए इस तरह की पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं और उन पंक्तियों में इन 5 शब्दों का प्रयोग होना आवश्यक होता है। तो देखो अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। तो देखो शब्द दिया है तरु और इसका उत्तर है, यानी तरु जो शब्द है उसके समानार्थी शब्द यहाँ पर लिखने आवश्यक होते हैं। तो तरु का मतलब है पेड़, वृक्ष और पादप। तो ये 3 समानार्थी शब्द है। दूसरा शब्द दिया है वसुंधरा और उसके पर्यायवाची 3 शब्द लिखने आवश्यक है। तो वसुंधरा के 3 पर्यायवाची शब्द है धरती, पृथ्वी और भूमि। अगला शब्द दिया है चंद्र और चंद्र के 3 समानार्थी शब्द है शशि, मयंक और इंदु। ये 3 समानार्थी शब्द है। अगला शब्द है कृषक और कृषक के हमें 3 समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो कृषक यानी किसान, खेतीहार और अन्नदाता, ये इसके 3 समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है उद्यान। तो उद्यान ये शब्द दिया है उसके 3 आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं यानी समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो उद्यान के पर्यायवाची शब्द है बगीचा, उपवन और वाटिका। ये 3 इसके समानार्थी शब्द हैं। अगला शब्द है अरण्य। अरण्य शब्द के 3 समानार्थी शब्द है वन, जंगल और विपिन। तो भाषा बिंदु में 6 शब्द पूछे गए थे। अब अगला प्रश्न है, देखो कल्पना पल्लवन में प्रश्न दिया गया है। ये पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से इस पंक्ति का कल्पना विस्तार कीजिए। ये इस प्रकार का प्रश्न आपके स्वाध्याय में है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने चांदनी रात कविता की पंक्तियों के माध्यम से प्रत्येक प्राणी के जीवन में खुशी के क्षण आते हैं। अपनी अपनी खुशी हर व्यक्ति अलग ढंग से प्रकट करता है। मनुष्य के भांति पेड़ पौधे, फूल फल और नव पल्लवें भी अपनी खुशी का इजहार करती है या करती हुई देखने को मिलती है। धरती अपनी खुशी धरातल पर दूर दूर तक फैले हुए मैदानों और उनमें उगी घास की हरी हरी पत्तियां की नोकों से प्रदर्शित करती है। उन पर पड़ी हुई ओस की बूंदें
मोती जैसी दिखाई देती है। यानी घास के जो नोक होते हैं उस पर ओस की बूंदें जो है वह मोती जैसी दिखाई देती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिखना आवश्यक है। अगला प्रश्न है लेखनीय में दिया गया है, तो प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है हमारा जीवन प्रकृति के साथ शुरू होता है और प्रकृति के साथ ही खत्म होता है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य प्रकृति के विभिन्न अंग हैं। प्रकृति ने ही सबको जीवन प्रदान किया है। प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। प्रकृति ने न केवल मनुष्य को जीवन दिया बल्कि माँ की तरह लालन पालन करती है। मनुष्य अपने जीवन में सभी आवश्यकताएं प्रकृति से पूर्ण करता है। ऑक्सीजन हो या रोटी, कपड़ा और मकान, अपनी हर ज़रूरत के लिए मनुष्य अथवा प्राणी प्रकृति पर ही निर्भर करता है। जिस तरह थके हुए यात्री को पेड़ छांव प्रदान करती है, परेशान व्यक्ति नदी अथवा समुद्र तट पर प्रकृति के प्रेम को पाकर मन की शांति का अनुभव करता है। प्रकृति की गोद में लेखक, कवि अथवा चित्रकार की कल्पना पल्लवित होती है और इसीलिए यहाँ पर प्रकृति जो है वह मनुष्य का या मनुष्य की मित्र होती है और इसीलिए ये बिल्कुल सार्थ है कि प्रकृति मनुष्य की मित्र है। प्रकृति मनुष्य की अंतरंग मित्र है। मनुष्य के मन को लुभाने वाली प्रकृति रोज नए सुंदर दृश्य प्रकट करती है। पंछी सुंदर गीत सुनाते हैं। प्रकृति हमारे जीवन को नए रंगों से भर देती है, परंतु अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य प्रकृति के इस उपकार को भुला बैठा है। आधुनिकता के विकास और भौतिकतावाद की होड़ में मनुष्य पेड़ पौधों, जंगलों को काटता जा रहा है। इस प्रकार पशु पक्षी पर्यावरण के सभी अंगों को हानि पहुंचाकर नष्ट कर रहा है। प्रकृति के इस राज से मनुष्य को भी दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मनुष्य को पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर प्रकृति की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रकृति मनुष्य के मित्र है। तो यहाँ पर हमारा स्वाध्याय समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।